Hello friends, good morning. Hope you all are good and safe at home. Now हम अब इस वीडियो में हमारा लॉ ऑफ एजेंसी कंटिन्यू करते हैं, राइट? मैंने मेरे लास्ट डिस्कशन में आपसे एजेंसी के बेसिक्स डिस्कस किए थे, राइट? और ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है। तो अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और इससे पहले यदि आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो पहले आप उस वीडियो को कंप्लीटली देख लें, राइट? तो कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन लॉ ऑफ एजेंसी का फर्दर पार्ट। तो जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने बताया था एजेंसी रिलेशनशिप के बारे में। द प्रिंसिपल जो है वो बाउंड होगा फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ एजेंट व्हेनेवर द एजेंट इज एंटरिंग इनटू एनी ट्रांजैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल विद द थर्ड पार्टी। देन वी हैव डिस्कस विद द रिलेशनशिप्स असेंशियल, राइट? कि क्या असेंशियल है, एग्रीमेंट होना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया वर्ड एग्रीमेंट यूज किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। रीजन, कॉम्पिटेंस एजेंट में रिक्वायर्ड नहीं था, कंसिडरेशन जरूरी नहीं था, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं आती है, यहाँ पे एक एग्रीमेंट की बात आती है। और इंटेंशन होना चाहिए एजेंट का टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। सिमिलरली हमने रूल्स भी देखे थे कि एक व्यक्ति जो कार्य खुद कर सकता है वही कार्य वो एजेंट के थ्रू भी कर सकता है, और जब वो कार्य एजेंट के थ्रू करता है तो ऐसा माना जाता है जैसे उसने स्वयं किया है और वो उससे बाउंड होता है, राइट? देन रूल्स के बाद एजेंट कॉम्पिटेंट ना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल जो है उसमें कॉम्पिटेंस होना चाहिए। एजेंट और सर्वेंट का डिफरेंस। देन क्रिएशन ऑफ एजेंसी जो हमारे लास्ट वीडियो का मेजर पार्ट था, राइट? इसमें हमने देखा था कि एजेंसी क्रिएट करने के लिए एक्सप्रेस एग्रीमेंट भी हो सकता है जिसमें टर्म्स कंडीशंस सारी एक्सप्रेस्ड होती हैं। दैट मे बी रिटन, इट मे बी बाय पेरोल, दैट मीन्स ओरल। ऐसे ही इम्प्लाइड एग्रीमेंट जो बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज होते हैं जिसके अंदर एजेंसी बाय एस्टॉपल, होल्डिंग आउट, नेसेसिटी। नेसेसिटी के अंदर हस्बैंड वाइफ, पर्सन एक्टिंग इन इमरजेंसी, एंड लास्ट वन पर्सन इंटरेस्टेड विथ अनदर्स प्रॉपर्टी। ये सारे डिस्कशंस अलोंग विथ एग्जांपल मेरे लास्ट लेक्चर में हो चुके हैं, लास्ट वीडियो में हो चुके हैं, राइट? एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, ये भी हमने देखा था कि कैसे एक एजेंट कोई ट्रांजैक्शन बिना प्रिंसिपल से पूछे कर देता है और बाद में प्रिंसिपल उसे रेटिफाई करता है, राइट? एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी था यहाँ पे, असेंशियल्स ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन, मैंने बताया था आपको वो याद करना है। देन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जिसमें हमने पार्टनरशिप फर्म का और कंपनीज एक्ट में कंपनीज का एग्जाम्पल देखा था कि कैसे कंपनी के प्रोमोटर्स और पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स बाय द वेरी नेचर ऑफ लॉ उनके एजेंट कहलाते हैं, राइट? देन मूविंग ऑन टू today's discussion, that is duty of agent। तो एजेंट की क्या क्या ड्यूटीज है? सबसे पहला पॉइंट, टू कैरी आउट द वर्क अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन बाय द प्रिंसिपल। तो एजेंट की क्या ड्यूटी है कि जब भी वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई ट्रांजेक्शन करे तो जितनी भी डायरेक्शंस प्रिंसिपल ने दी हैं उन सारी डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए अपनी ड्यूटीज को, अपने टास्क को, फंक्शन को, एक्ट को परफॉर्म करे। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है तो ऐसे केस में एजेंट क्या करे? अगर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं मिलती है तो इट इज ड्यूटी ऑफ एजेंट कि जितने भी उस बिजनेस के प्रिवलेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं उनके हिसाब से अपना पार्ट परफॉर्म करे। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, फर्स्टली जो एक्सप्रेस डायरेक्शंस प्रिंसिपल की हैं उसे फॉलो करें। यदि एक्सप्रेस डायरेक्शंस प्रिंसिपल की नहीं हैं तो ऐसे केस में ही मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स विच प्रिवेल्स इन डूइंग बिजनेस ऑफ सेम काइंड। उसी प्रकार के बिजनेस में जो कस्टम्स प्रिवेलेंट हैं, राइट, वो कस्टम्स को फॉलो करते हुए एजेंट अपना पार्ट परफॉर्म करे। और अगर वो ऐसा नहीं करता है, यानी कि अगर डायरेक्शंस फॉलो नहीं करता है या फिर अकॉर्डिंग टू कस्टम्स वर्क नहीं करता है तो फिर वो लायबल हो जाएगा टूवर्ड्स प्रिंसिपल, राइट? तो बच्चों आइए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ ड्यूटीज ऑफ एजेंट में आप देखें, पी इज द प्रिंसिपल जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, राइट? प्रिंसिपल ने डायरेक्शन दी एजेंट को। क्या डायरेक्शन दी? कि जब भी आप गुड्स सेल करें और ऐसे केस में जितना भी फंड आए
तो अगर कैश का बैलेंस इन एक्सेस ऑफ 20,000 हो तो उसे टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करते रहें ताकि लॉस ऑफ इंटरेस्ट ना हो, राइट। लेकिन एक्सप्रेस डायरेक्शन मिलने के बाद भी एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किए और जितनी भी सेल वो करता था उसका कैश बैलेंस मेंटेन करके रखा, यानी ही फेल्स टू मेक इन्वेस्टमेंट, राइट। तो क्या यहाँ पे प्रिंसिपल की डायरेक्शंस फॉलो की गई थी? द आंसर इज नो, प्रिंसिपल की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया गया था। ऐसे केस में जो भी लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके लिए ए जो है, एजेंट जो है, वो लायबल होगा टुवर्ड्स प्रिंसिपल, राइट। लेकिन आप देखें इसी का एक व्हाट इफ एनालिसिस देखते हैं एग्जांपल 6 के कंटिन्यूएशन में 6b। यदि ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में ए ने पी ने, प्रिंसिपल ने कोई डायरेक्शन नहीं दी थी, बट देयर इज कस्टम टू इन्वेस्ट मनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। यदि प्रिंसिपल ने डायरेक्शन नहीं दी लेकिन जो बिजनेस है उसका कस्टम ही क्या है कि जितना भी पैसा सरप्लस होता है उसे निवेश किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन जो एजेंट है उसने ऐसा नहीं किया, तो फिर एजेंट क्या करेगा? अगेन द आंसर इज सेम, टू कंपनसेट द प्रिंसिपल फॉर लॉस ऑफ इंटरेस्ट। इज इट राइट? तो हमारा डिस्कशन क्या था फर्स्ट पॉइंट में कि एजेंट जब भी कार्य करे तो ही इज बाउंड कि वो प्रिंसिपल द्वारा जितनी भी डायरेक्शंस दी गई हैं उनको फॉलो करे। कोई डायरेक्शंस नहीं है तो जो बिजनेस के कस्टम्स हैं उनके हिसाब से अपना पार्ट परफॉर्म करे। इज इट राइट? आइए बच्चों आगे एक डिस्कशन देखते हैं एग्जाम्पल 6C। और आप देखें मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट भी लिखा है, ये एक पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, आसान सा डिस्कशन है, राइट। एक बिजनेस है जिसका कि कस्टम ये है कि वो कभी भी क्रेडिट सेल नहीं करते हैं, राइट। सो एक जो ओरिजिनल केस था उसमें तो एबीसी ऐसे एक प्राइवेट कंपनी थी, राइट। उसने एजेंट अपॉइंट किया था, एजेंट ने कस्टम्स को फॉलो नहीं किया। कस्टम क्या है बिजनेस का? नॉट टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। इज इट राइट? पर एजेंट क्या कर रहा है? एजेंट सेल कर रहा है किसी पर्टिकुलर पार्टी को क्रेडिट पे और बाद में वो पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है। तो ऐसे केस में जितना भी नुकसान उस कंपनी को होगा वो नुकसान कौन बेयर करेगा? उसका एजेंट, या एजेंट उसे कंपनसेट करेगा। तो इजी सी आस्किंग थी बच्चों मई 2018 में, राइट। और ये आस्किंग थी एजेंट की ड्यूटीज पे पहले पॉइंट पे कि जब भी एजेंट कार्य करे तो प्रिंसिपल की डायरेक्शंस को फॉलो करे और अगर कोई डायरेक्शंस नहीं है तो बिजनेस के कस्टम्स को फॉलो करे, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड नंबर ड्यूटी देखें हम, टू कैरी आउट द वर्क विथ रीजनेबल केयर, स्किल एंड डिलीजेंस। इज इट राइट? जब भी एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई ट्रांजेक्शन करे तो जो स्किल रिक्वायर्ड है, डिलीजेंस रिक्वायर्ड है, केयर रिक्वायर्ड है, उसको परस्यू करते हुए वो ट्रांजेक्शन करे, राइट। तो सचेतता भी चाहिए और केयर भी चाहिए ऑन पार्ट ऑफ एजेंट व्हाइल परफॉर्मिंग एनी ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करता है तो ऐसे केस में एजेंट जो है वो लायबल हो जाएगा। आइए हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7, जो हमारा डिस्कशन है पॉइंट नंबर सेकंड ऑफ ड्यूटीज पे, राइट। जरा ध्यान दें और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमें दोनों एग्जाम्पल्स को कंपेयर भी करना है, राइट। सो व्हाट इज हियर इन दिस एग्जाम्पल इज कि जो प्रिंसिपल है उसने एजेंट अपॉइंट किया है, राइट। एजेंट जो है वो थर्ड पार्टी को गुड्स सेल कर रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी को जो गुड्स सेल किए गए हैं वो क्रेडिट पे सेल किए गए हैं। लेकिन क्या एजेंट ने किया? विदाउट मेकिंग एनी इंक्वायरी रिगार्डिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द थर्ड पार्टी, राइट। तो यहां पे अगर यही बिजनेस मिस्टर ए का, एजेंट का स्वयं होता तो थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करते समय क्या रीजनेबल केयर, क्या डिलीजेंस, सचेतता वो रखता, राइट। तो आप किसी भी पर्सन को क्रेडिट सेल करते हैं तो एटलीस्ट उसके क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में जानकारी निकालते हैं और उसके बाद ही क्रेडिट सेल करते हैं, राइट। यहाँ पे ए ने रीजनेबल केयर, स्किल, डिलीजेंस एक्सरसाइज नहीं किया वाइल डूइंग एनी ट्रांजेक्शन और एंटरिंग इनटू एनी ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो ऐसे केस में यहाँ पे
एजेंट लायबल हो जाएगा यदि थर्ड पार्टी पैसे नहीं देती है। लेकिन मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि हमें कंपेयर करना है इस एग्जाम्पल को 6C एग्जाम्पल से। तो देखें आप, एग्जाम्पल 6C जो था, राइट, इसमें कस्टम वाली बात थी, राइट। बिजनेस का कस्टम ये था कि क्रेडिट सेल नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखें, हम रीजनेबल केयर, स्किल एंड डिलीजेंस की बात कर रहे हैं कि यही बिजनेस अगर एजेंट अपने बिहाफ पे करता, अपने खुद के लिए करता, तो क्या सचेतता रखता, राइट। तो वो इंक्वायरी करता कि जिस पर्सन को वो क्रेडिट सेल कर रहा है क्या वहां से पैसे आएंगे। यहाँ पे एजेंट ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, डिलीजेंस नहीं रखा, केयर नहीं किया और किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही क्रेडिट सेल कर दी, राइट। तो ऐसे केस में एजेंट लायबल होगा इस टास्क के लिए, राइट। अब दोस्तों ये जो एग्जाम्पल आ रहे हैं 6-7 में, आपको बता दूं ये मेरे पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है, राइट। एग्जाम्पल 1, 2, 3 जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो मेरे लास्ट वीडियो में थे, उसी के कंटिन्यूएशन में ये एग्जाम्पल 6 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो हमने डिस्कशन देखा ये था पर्टिकुलरली एग्जाम्पल 7, जो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे था, सेकंड नंबर ड्यूटी ऑफ एजेंट कि वो रीजनेबल केयर, स्किल और डिलीजेंस के साथ बिजनेस करे जब भी वो ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज इजी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू हिज प्रिंसिपल। तो एजेंट की ये ड्यूटी है, एजेंट बाउंड है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स वो कर रहा है वो प्रिंसिपल के डिमांड पे उनके रिकॉर्ड्स, उनके अकाउंट्स प्रॉपरली प्रिंसिपल को सबमिट करेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट ड्यूटी इज नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट, यानी कि जब भी एजेंट ट्रांजेक्शन करेगा, हमने रूल ऑफ एजेंसी में भी देखा था कि उसका इंटेंशन ऐसा होना चाहिए कि वो बाइंड करे अपने ट्रांजेक्शन से प्रिंसिपल को, राइट। लेकिन अगर वो अपने ओन अकाउंट पे कोई ट्रांजेक्शन करता है तो उसके लिए वो खुद लायबल होगा, प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, राइट। तो एजेंट मस्ट नॉट डील ऑन हिज ओन अकाउंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी एंड इफ ही इज डूइंग सो, यानी कि अगर इस प्रकार की कोई ट्रांजेक्शन वो अपने नाम से करना चाह रहा है तो पहले वो कंसेंट लेगा प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल को सारे मटेरियल टर्म्स कंडीशंस बताएगा और उसके बाद ही उसकी कंसेंट लेके अपने नाम पे कोई ट्रांजेक्शन कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। लेकिन यदि एजेंट प्रिंसिपल को बिना बताए कोई ट्रांजेक्शन करे अपने नाम पे तो ऐसे केस में प्रिंसिपल उस ट्रांजेक्शन को रेपुडिएट कर सकता है और जितने भी बेनिफिट्स होंगे उसे क्लेम भी कर सकता है, राइट। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इस ड्यूटी नंबर 4 ऑफ एजेंट को। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, यहां आते हैं, दिस इज पॉइंट नंबर 4 जो हम पढ़ रहे थे, राइट। और पॉइंट 4 क्या था कि जो एजेंट है वो अपने नाम से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करेगा, नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग, मैंने आपको बताया कि एजेंट जो है वो जब भी अपने नाम से कोई ट्रांजेक्शन करे, राइट, तो ऐसे केस में उसे कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि प्रिंसिपल जो है उसने डायरेक्शन दी एजेंट को। आप एक प्रकार से ये समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया और उसे डायरेक्ट किया है कि उसकी एक एस्टेट जो है वो प्रिंसिपल सेल करेगा थ्रू एजेंट, राइट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, देखें आप, लुकिंग ओवर एस्टेट, जब ए जो है उस जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इस एस्टेट में एक माइन है, राइट। सो लुकिंग ओवर एस्टेट, Mr. A finds a mine on the estate, right? And what is important is this mine is unknown to principal. इस बात का फैक्ट नॉलेज प्रिंसिपल के पास नहीं है। Now what agent is doing is A is concealing this discovery. A ने जो माइन डिस्कवर की है उस एस्टेट में वो पी को नहीं बताई और अपनी इंटेंशन व्यक्त की कि वो उसे खरीदना चाहता है, इज इट राइट। और बाद में ए ने उसे खरीद लिया। लेकिन यहाँ पे जो आंसर है आप देखें,
पी जो है वो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को बाद में रेपुडिएट कर सकता है जैसे ही उसे नॉलेज आएगा इस बात का कि मिस्टर एजेंट जो है उन्होंने फैक्ट को कंसील किया, राइट। तो मटेरियल फैक्ट कंसील करके अपने नाम पे ट्रांजैक्शन की गई है यहाँ पे, राइट। और ये आस्किंग है मई 2008 की, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो डिस्कशन क्या था मैं एक बार वापस बता देता हूं आपको। जो मिस्टर एजेंट हैं वो कभी भी अपने अकाउंट पे डील नहीं कर सकते। एजेंट मस्ट नॉट डील ऑन हिज ओन अकाउंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी, राइट। और अगर वो ऐसा करते हैं तो प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन को रेपुडिएट कर सकता है, राइट। जब भी एजेंट कोई ट्रांजैक्शन इन हिज ओन अकाउंट करे तो पहले उसे सारे के सारे मटेरियल फैक्ट्स प्रिंसिपल को बताने हैं और उसकी कंसेंट लेना है, फिर ही ट्रांजैक्शन करना है ऑन हिज ओन अकाउंट, राइट। ऐसा नहीं करता है तो प्रिंसिपल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, रेप्यूडिएट कर सकता है। पास्ट एग्जामिनेशन आस्किंग थी बच्चों। हमारा अगला डिस्कशन आता है टू पे सम रिसीव्ड फॉर द प्रिंसिपल। तो सिंपल सी बात है कि जब भी एजेंट कोई ट्रांजैक्शन करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, जैसे गुड सेल किए और गुड सेल करके जितने भी पैसे उसने रिलीज किए, रियलाइज किए, वो जितने भी फंड्स हैं, सम हैं, वो प्रिंसिपल के हैं। तो प्रिंसिपल को वो सम पे करने पड़ेंगे एजेंट द्वारा, राइट। लेकिन ऐसा करते समय एजेंट अपना राइट एक एक्सरसाइज कर सकता है कि जितना भी एडवांस उसने दिया हो प्रिंसिपल को, जितनी भी उसकी रेम्यूनरेशन बनती है, जितने भी एक्सपेंसेस उसने किए हैं, वो डिडक्ट करके जो बैलेंस बचेगा वही प्रिंसिपल को वो पे ऑफ करेगा। इज इट राइट? देन नेक्स्ट ड्यूटी इज अगेन सिंपल, पॉइंट नंबर 6, that is to protect and preserve the interest of principal in case of his death or insolvency। यानी जब प्रिंसिपल की डेथ हो जाए, राइट, तो ऐसे केस में एजेंसी जो है वो तो टर्मिनेट हो जाएगी, लेकिन एजेंट को क्या करना है, उसे सारी रीजनेबल स्टेप्स लेनी है फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द इंटरेस्ट, राइट। और ऐसे केस में वो क्या करेगा कि जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है प्रिंसिपल का, एजेंट उसके पास जितने प्रिंसिपल के पैसे हैं, स्टॉक है, असेट्स हैं, उनको प्रॉपर रिकॉर्ड फॉर करके और उसे पे ऑफ करेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, राइट। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट डिस्कशन, अगेन सिंपल वन, पॉइंट नंबर 7 देखें आप, नॉट टू यूज द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन द कोर्स ऑफ एजेंसी अगेंस्ट द प्रिंसिपल। So it is the duty of agent not to pass any information which he has received in the course of agency। तो एजेंसी रिलेशनशिप में प्रिंसिपल जो है वो अपने सारे बिजनेस के सीक्रेट्स एजेंट को बता रहा है, राइट। प्रिंसिपल उसे ये बताना है कि कस्टमर से कैसे डील करना, मेरे बिजनेस के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन गेन की है एजेंट ने ड्यूरिंग द पीरियड ही वॉज एजेंट, बाद में इसी इंफॉर्मेशन को वो यूज नहीं कर सकता अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल। इज इट राइट? और अगर ऐसा वो करता है और प्रिंसिपल को लॉस हो जाता है तो उसकी भरपाई एजेंट को करनी पड़ेगी, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, दैट इज एजेंट की ये ड्यूटी है कि वो कभी भी सीक्रेट प्रॉफिट्स अर्न ना करे, राइट, नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स फ्रॉम एजेंसी। आप इन जनरल ये पॉइंट फाउंडेशन में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे भी दे रखा है नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स। और अगर एजेंट सीक्रेट प्रॉफिट्स अर्न करता है तो ऐसे केस में उसे वो प्रॉफिट्स किसे देने पड़ जाएंगे, प्रिंसिपल को, राइट। सो व्हेनेवर प्रिंसिपल अपॉइंट्स एजेंट, एजेंट ऑक्यूपाइज फिड्यूशरी पोजीशन। फिड्यूशरी जहां ट्रस्ट, ड्यूटी और कॉन्फिडेंस के रिलेशन होते हैं, जैसे कंपनीज के लिए डायरेक्टर होता है, राइट, उसी प्रकार से यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए एजेंट है, फिड्यूशरी कैपेसिटी में आता है, राइट। तो कभी भी वो ऐसे प्रॉफिट्स अर्न ना करें जो उसकी एग्रीड रेम्यूनरेशन या कमीशन से ज्यादा है। और अगर वो ऐसा करना चाहता है तो पहले इस बात का नॉलेज वो प्रिंसिपल को दे, उसकी सहमति ले, फिर ही वो प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और एजेंट ने सीक्रेट प्रॉफिट्स अर्न किए
तो वो सीक्रेट प्रॉफिट्स जो है वो प्रिंसिपल रिकवर कर सकता है। प्रिंसिपल चाहे तो रेम्यूनरेशन देने के लिए उसे रिफ्यूज कर सकता है, राइट। एजेंट को डिसमिस कर सकता है और थर्ड पार्टी से जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे भी रेप्यूडिएट कर सकता है। तो चार बातें रिपीट करता हूं। अगर एजेंट सीक्रेट प्रॉफिट्स अर्न करता है तो क्या होगा कि प्रिंसिपल उस सीक्रेट प्रॉफिट को रिकवर भी कर सकता है। प्रिंसिपल चाहे तो एजेंट को कमीशन या रेम्यूनरेशन उस ट्रांजैक्शन के लिए पे करने से लिए रिफ्यूज कर सकता है। डिसमिस कर सकता है एजेंट को विदाउट नोटिस। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज थर्ड पार्टी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसे रेप्यूडिएट भी कर सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसके लिए हम देखते हैं क्या है एग्जाम्पल है, क्या है इंस्टीट्यूट की आस्किंग। आप देखें हमारा अगला डिस्कशन एग्जाम्पल नंबर 9, राइट। और आप ये देखें इस पर्टिकुलर डिस्कशन की आस्किंग मई 2005 और मई 2016 दो बार इसकी आस्किंग हो चुकी है। दोनों बार सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर पी प्रिंसिपल हैं, उन्होंने मिस्टर ए एजेंट को अपॉइंट किया एंड द पर्पस ऑफ एजेंसी इज व्हाट टू बाय अ हाउस प्रॉपर्टी, राइट। तो ये जो हाउस प्रॉपर्टी है वो एजेंट बाय करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, राइट। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग हियर इज मिस्टर एजेंट जो है वो खुद पहले प्रॉपर्टी बाय करते हैं इन द नेम ऑफ नॉमिनी। और ये प्रॉपर्टी उनने कितने में खरीदी 20 लाख में। बाद में इसी प्रॉपर्टी को मिस्टर पी को सेल कर दिया गया 25 लाख रुपए में, राइट। पहले ये प्रॉपर्टी नॉमिनी के नाम पे मिस्टर ए एजेंट ने स्वयं खरीदी कितने लाख की 20 लाख की, राइट। खुद खरीदी 20 लाख में, फिर फर्दर उसे 25 लाख में अपने प्रिंसिपल को सेल कर दिया। व्हाट एजेंट इज डूइंग इज ही इज अर्निंग सीक्रेट प्रॉफिट्स, राइट। दो बार इस क्वेश्चन की आस्किंग हो चुकी है, दो बार यही सेम क्वेश्चन, सिर्फ अमाउंट का डिफरेंस है, राइट। लेकिन यहां पे ये ड्यूटी देखें आप एजेंट की, नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। मैंने बताया इस एग्जांपल में यदि एजेंट ने सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया है तो प्रिंसिपल जो है वो क्या क्या कर सकता है। पहली बात रिकवर कर सकता है सीक्रेट प्रॉफिट्स। दूसरी बात रिफ्यूज कर सकता है कमीशन या रेम्यूनरेशन एजेंट को देने के लिए। डिसमिस कर सकता है एजेंसी को और थर्ड पार्टी से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसे रेप्यूडिएट कर सकता है। और ये जो इंस्टीट्यूट की आस्किंग रही है इसमें जो मिस्टर एजेंट हैं उन्होंने क्या किया है सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया है। प्रॉपर्टी पहले खुद खरीदी और उसके बाद उसे बेचा। तो जितना भी ये एक्सेस प्रॉफिट अर्न किया है 5 लाख रुपए का ये प्रिंसिपल रिकवर कर सकता है एजेंट से। इज इट राइट। सो द ड्यूटी ऑफ एजेंट वाज नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट फ्रॉम एजेंसी। नेक्स्ट वन अगला नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल, राइट। कभी भी वो प्रिंसिपल के जो गुड्स हैं उनके लिए प्रिंसिपल का जो टाइटल है उसे एडवर्स सेटअप नहीं करे, राइट। ये आप बेलमेंट में भी पॉइंट देखते थे, यहाँ पे भी आया है, राइट। मैं आपको वापस बता देता हूँ जितनी हम ये ड्यूटीज पढ़ते हैं बहुत सारे ऑथर्स जो है वो अपने हिसाब से जो उन्हें उचित लगते हैं वो पॉइंट्स दे देते हैं, राइट। तो ये एक जनरल डिस्कशन है, मैंने 11 पॉइंट्स लिए हैं। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो जरूरी नहीं आप 11 पॉइंट्स लिखें, राइट। तो मॉड्यूल भी पढ़ें दोस्तों आप। मैं शुरू से ही कहता हूं कि मॉड्यूल जो है सबसे अच्छा कलेक्शन है, डाटाबेस है कंटेंट का। और मॉड्यूल में जो ग्रे पेजेस हैं लास्ट में उसे आप जरूर पढ़ें, राइट। अगली ड्यूटी पे आते हैं। नॉट टू पुट हिमसेल्फ इन अ पोजीशन वेयर इंटरेस्ट एंड ड्यूटी कॉन्फ्लिक्ट्स। कभी भी एजेंट अपने आप को ऐसी पोजीशन में न लाए जहां पे उसका इंटरेस्ट, उसका हित और उसकी ड्यूटी टुवर्ड्स प्रिंसिपल, राइट। वो एजेंट है तो उसकी ड्यूटी है कि वो ट्रांजैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल करे, राइट। रीजनेबल केयर डिलीजेंस स्किल के साथ और ऊपर जो ड्यूटीज पढ़ी हमने उन सबको फॉलो करते हुए। तो उसकी ड्यूटी तो बीइंग एजेंट है, लेकिन उसका इंटरेस्ट, उसका अधिकार, उसका हक कहीं पे आ जाए, राइट, हित कहीं पे आ जाए तो कभी भी ऐसी ट्रांजैक्शन ना करे जिससे उसका इंटरेस्ट और उसकी ड्यूटी जो है वो क्या करे
कॉन्फ्लिक्ट करे, राइट। तो लेट अस सपोज मिस्टर पी हैं, उन्होंने एक स्टॉक ब्रोकर को अपॉइंट किया फॉर बाइंग सम शेयर्स, राइट। नाउ मिस्टर एजेंट ने देखा कि शेयर का भाव बढ़ गया है, तो उसके पास अपने जो शेयर्स रखे थे वो चाह रहा है प्रिंसिपल को सेल करे। ऐसे केस में उसका हित, उसका इंटरेस्ट क्या है कि उसके पास जो स्टॉक रखे हुए हैं वो सेल हो जाए ज्यादा प्राइस पे। प्रिंसिपल इच्छुक है उन शेयर्स को खरीदने के लिए, लेकिन एजेंट की ड्यूटी है एक तरफ उसके लिए परचेज करना, एजेंट का इंटरेस्ट है अपने स्टॉक को सेल करना। तो ऐसे केस में अगर वो प्रिंसिपल को अपना स्टॉक सेल करता है, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज ये शेयर्स सेल करते समय वो प्रिंसिपल को इस बात का डिस्क्लोजर दे कि ये शेयर्स जो हैं वो एजेंट के खुद के हैं, और इन द कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल भी वो एक्ट कर रहा है खुद के लिए, राइट। तो पॉइंट क्या था, नॉट टू पुट हिमसेल्फ इन अ पोजीशन वेयर इंटरेस्ट एंड ड्यूटी कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट। आगे, नॉट टू डेलीगेट ऑथोरिटी। इन जनरल एक प्रिंसिपल है, डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, डेलीगेटी जो है वो फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में एजेंट की एक जनरल ड्यूटी है कि वो किसी और को टास्क न दे जो टास्क उसे उसके प्रिंसिपल ने दी है। लेकिन क्या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, ये डिस्कशन यहां पे जब हम सब एजेंट पढ़ेंगे तब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये होने वाला है, राइट। बट हाल फिलहाल हम अगर ड्यूटीज की बात करें तो नॉट टू डेलीगेट अथॉरिटी, इज इट राइट। और अगर आप यहाँ पे चाहें तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, टू आस्क प्रिंसिपल इन केस ऑफ डिफिकल्टी। जब भी कोई डिफिकल्टी आए, जब भी ऐसे सरकमस्टांसेस आए जो कि पहले से प्रिडिक्ट नहीं किए गए थे, तो ऐसे केस में एजेंट की ये ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल से कंसेंट ले, डिफिकल्टी के सरकमस्टांसेस में उसकी डायरेक्शंस ऑब्टेन करने के बाद ही वो ट्रांजैक्शन करें, राइट। तो क्या हेडिंग आप ऐड कर लेंगे, पॉइंट नंबर 11 के बाद एक पॉइंट नंबर 12 ऐड कर लें आप, टू कम्युनिकेट इन केस ऑफ डिफिकल्टी। यानी जब भी कोई डिफिकल्ट सरकमस्टांसेस आए तो आप प्रिंसिपल से उसका कम्युनिकेशन करें, राइट, और उसकी डायरेक्शंस जो हैं वो लें और उसके हिसाब से ही ट्रांजैक्शन करें। हमारा अगला डिस्कशन है राइट्स ऑफ एजेंट। तो हमने अभी डिस्कस की थी एजेंट की ड्यूटीज, उसके बाद डिस्कस करते हैं हम एजेंट के राइट्स। तो क्या क्या राइट्स हैं एजेंट के, तो पहला राइट है राइट ऑफ लियन, राइट, दिस इज द फर्स्ट राइट ऑफ एजेंट। So whenever the agent is entering into transaction on behalf of principal, he is eligible to get some commission or remuneration, right? Apart from it, whatever expenses have been incurred by the agent, principal is liable for that, as if the agent is entering into transaction on behalf of principal. तो जितनी भी कमीशन और जितने भी खर्चे एजेंट के ड्यू हैं टुवर्ड्स प्रिंसिपल, वो अगर प्रिंसिपल पे ऑफ नहीं करता है तो जितनी भी प्रॉपर्टी प्रिंसिपल की एजेंट के पास है उसके ऊपर राइट ऑफ लियन एक्साइज कर सकता है एजेंट। सो दिस इज द फर्स्ट राइट ऑफ एजेंट। द सेकंड वन इज राइट टू बी इंडेमनीफाइड, राइट, इंडेमनीफाइड कंपनसेशन देगा प्रिंसिपल, और ये अधिकार है किसका, एजेंट का। द एजेंट हैज राइट टू बी इंडेमनीफाइड अगेंस्ट ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस of lawful acts done by him in exercise of his authority. So whatever the authority have been conferred upon agent by the principal, agent is rightful for indemnification. चलिए हम देखते हैं इस एग्जाम्पल से, आप देखें एग्जाम्पल .2, एग्जाम्पल 10, राइट। यहां जो प्रिंसिपल है उसने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया थ्रू एजेंट, और उस कॉन्ट्रैक्ट में वो सप्लाई करेगा गुड्स थर्ड पार्टी को, राइट। तो कुछ टाइमलाइन या टाइम डिसाइड हुआ कि इस टाइम के पहले पहले गुड्स सेल होना चाहिए। तो लेट अस सपोज थर्ड पार्टी ने फर्दर सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया था,
लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो फर्दर सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसके द्वारा, थर्ड पार्टी द्वारा, उसके लिए जो टाइम निर्धारित था उस टाइम के अंदर प्रिंसिपल ने वो गुड्स सप्लाई नहीं किए। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रिंसिपल ने एजेंट के थ्रू ट्रांजैक्शन की है थर्ड पार्टी से, राइट, लेकिन प्रिंसिपल टाइमली गुड्स सप्लाई नहीं कर पाया। तो यहां पे जब प्रिंसिपल उस टाइम बाउंडेशन के अंदर गुड्स सप्लाई नहीं कर पाया तो थर्ड पार्टी ने स्यू किया एजेंट को, राइट। सो थर्ड पार्टी इज स्यूइंग द एजेंट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या ऐसे केस में एजेंट पर्सनली लायबल होगा? द आंसर इज नो। एजेंट ने जो ट्रांजैक्शन की थी वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल की थी, राइट। प्रिंसिपल की डायरेक्शंस के हिसाब से ही टाइमलाइन डिसाइड हुआ था जिसके अंदर गुड्स सप्लाई करने थे, लेकिन प्रिंसिपल फेल हो गया टू सप्लाई द गुड्स टू एजेंट सो एज टू मेक फर्दर सप्लाई। तो ऐसे केस में यहाँ पे जब थर्ड पार्टी एजेंट को स्यू कर रही है तो उसके लिए कौन लायबल होने वाला है? प्रिंसिपल लायबल होने वाला है। प्रिंसिपल उसे इंडेमनीफाई करेगा, दैट इज कॉल्ड एज राइट ऑफ इंडेमनीफाइड। अब ऐसे केस में अगला पॉइंट देखें, राइट ऑफ रिटेनर। बहुत सारे ऐसे बुक्स मैंने देखे हैं जहां पे राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ रिटेनर उनको एक ही बताया है, राइट। लेकिन मैं डिफरेंशिएट करता हूं यहाँ पे राइट ऑफ रिटेनर ऑफ एजेंट। इज इट राइट? क्या डिफरेंस है राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ रिटेनर में? जो एजेंट है उसने जब प्रिंसिपल के बिहाफ पे ट्रांजेक्शन की तो जितने भी एक्सपेंसेस उसने इनकर किए, जितनी भी उसे कमीशन या रेम्यूनरेशन मिलनी है और जितना भी एडवांस उसने पे ऑफ किया है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, राइट। तो जितने भी गुड्स सेल करने से एजेंट के पास पैसे आए, लेट अस सपोज 1 लाख रुपए के गुड्स सेल किए उसने ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन ऐसा करते समय उसने 5,000 का खर्चा किया और 5,000 की उसकी कमीशन है, तो इस 10,000 रुपए को वो अपने पास रिटेन करके जो अमाउंट बैलेंस बचेगा वही भेजेगा प्रिंसिपल को। तो ये जो पैसा वो रिटेन कर रहा है उसका रेम्यूनरेशन का पैसा उसने जो खर्च किए वो उसके लिए लॉ में लिखा हुआ है यहाँ पे राइट ऑफ रिटेनर, दिस इज सेक्शन 217, राइट। और जो राइट ऑफ लीन था वो सेक्शन 221 है। तो बच्चों कहीं पे भी आप कंफ्यूज मत होना, आप कहीं किसी बुक में ऐसा पढ़ते हैं कि राइट ऑफ लीन इज राइट ऑफ रिटेनर, सो नॉट, इट इज नॉट सो। ये दोनों राइट्स अलग अलग हैं। वहां पे राइट ऑफ लीन में हमने देखा उनकी प्रॉपर्टी जो है उसे रिटेन कर लेता है, उस पर राइट ऑफ लीन एक्साइज कर देता है एजेंट, लेकिन राइट ऑफ रिटेनर में उसने जो खर्चे किए और उसकी जो रेम्यूनरेशन है वो अपने पास रख के बाकी बचा हुआ पैसे भेजने का अधिकार है एजेंट को। इज इट राइट? नेक्स्ट वन इज रेम्यूनरेशन। ये अगला राइट है एजेंट का, एंड इट इज सिंपल पॉइंट कि जो भी ट्रांजेक्शन एजेंट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल तो एजेंट को एग्रीड रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए, राइट। तो जितनी भी एग्रीड रेम्यूनरेशन है वो लेने के लिए राइटफुल है एजेंट। और अगर एग्रीमेंट के अंदर कोई भी रेम्यूनरेशन तय नहीं की गई है तो उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जितनी भी रीजनेबल रेम्यूनरेशन होगी वो एजेंट क्लेम करेगा। इज इट राइट? नाउ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पे आता है कि जो राइट है एजेंट का टू रिसीव द रेम्यूनरेशन, राइट, इट इज टू बी मेड ओनली व्हेन द एक्ट इज कंप्लीटेड, राइट। एजेंट को उसकी रेम्यूनरेशन सिर्फ और सिर्फ तब मिलती है जब उसके द्वारा किया गया एक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, राइट। एक केस लॉ है यहाँ पे, राइट, फॉरेन केस लॉ है। मामला ये था कि एजेंट अपॉइंट किया गया था फॉर सिक्योरिंग द ऑर्डर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर। ऐसे केस में कुछ कमीशन तय हुई। अब ए ने बहुत सारे ऑर्डर्स ले लिए, ऑर्डर्स एडवर्टीजमेंट के हैं, एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में आना है, लेकिन उन एडवर्टीजमेंट के पब्लिश होने से पहले ही एजेंसी टर्मिनेट हुई, बट देन टू एजेंट इज एलिजिबल टू गेट द रेम्यूनरेशन। व्हाई? बिकॉज भले चाहे एडवर्टीजमेंट पब्लिश नहीं हुए थे, उसका कार्य क्या था? टू ऑब्टेन द ऑर्डर्स, और उसने ऑर्डर ऑब्टेन कर लिए। इज इट राइट? लेकिन यहीं पे अगर प्रिंसिपल एक एजेंट को अपॉइंट करे टू सेल सम प्रॉपर्टी और ऐसे केस में एजेंट
एक पोटेंशियल बायर को लाया, राइट, जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार है। बाद में प्रिंसिपल और उस थर्ड पार्टी जो बायर है उनके बीच में टर्म्स कंडीशंस नहीं हो पाए, तो जो प्रिंसिपल था, सेलर था प्रॉपर्टी का, उसने डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब यहां पे भी एजेंट को अपॉइंट किया गया था कि पोटेंशियल बायर को लाए, लेकिन क्या ट्रांजैक्शन हो पाई? नहीं। तो ट्रांजैक्शन यानी एक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ, सेलर ने यानी प्रिंसिपल ने रिफ्यूज कर दिया ट्रांजैक्शन करने को, तो फिर यहां पे वो एलिजिबल नहीं है रेम्युनरेशन के लिए, राइट। तो राइट ऑफ रेम्युनरेशन होता तो है एजेंट को, लेकिन जब एक्ट कंप्लीट होता है तभी वो उस रेम्युनरेशन के लिए एंटाइटल्ड है। नाउ नेक्स्ट वन इज राइट ऑफ कंपनसेशन। तो अगेन मैं आपको बता दूं, बहुत सारी बुक्स जो हैं उन्होंने ये जो पॉइंट है, फिफ्थ नंबर, राइट ऑफ कंपनसेशन, और राइट टू बी इंडेमनीफाइड, सेकंड नंबर, जिसके लिए मैंने एग्जांपल भी दिया था, उनको मर्ज कर लिया है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस है। लेट अस सपोज प्रिंसिपल जो है वो कुछ गुड सेल कर रहा है थ्रू एजेंट, राइट। अब उस गुड्स का जो कंटेनर है, पैकेज है, उस पे कोई इंस्ट्रक्शन लिखना थी, जैसे हैंडल विथ केयर या समथिंग लाइक दिस, इट कंटेन्स एनी हजार्डस केमिकल, समथिंग जो भी एज पर लॉ रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर करने की। तो उसने प्रिंसिपल ने वो कार्टन पे डिस्क्लोज नहीं किए, जिसकी वजह से ए जो है उसे कुछ लॉस हुआ, फिजिकली लॉस हुआ, राइट। तो ऐसे केस में जितनी भी इंजरी यहाँ पे एजेंट को हुई, उसकी भरपाई प्रिंसिपल करेगा। जबकि हमने इंडेमनिफिकेशन में क्या देखा था, सेकंड नंबर पॉइंट में, थर्ड पार्टी वाज suing द एजेंट फॉर द ट्रांजेक्शन विच ही हैज एंटर्ड इनटू ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। सो डिफरेंस है, इंडेमनिफिकेशन में जब स्यू करेंगे तो जितने भी लीगल एक्सपेंसेस है वो प्रिंसिपल पे करेगा, लेकिन प्रिंसिपल के पार्ट पे कोई भी कार्य, स्किल एक्सेट्रा रिक्वायर्ड था, वो प्रिंसिपल ने परफॉर्म नहीं किया और उसकी वजह से एजेंट को इंजरी हो गई, तो उस इंजरी के लिए एजेंट कंपनसेशन मांग सकता है प्रिंसिपल से। सो दिस इज राइट ऑफ कंपनसेशन। लास्ट वन इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो बच्चों ये अनपेड सेलर जैसा कंसेप्ट है, मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब एजेंट जो है उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई ट्रांजेक्शन करते समय पर्सनल लायबिलिटी ले ली, दैट इज ही इज पर्सनली लायबल। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया फॉर परचेजिंग द गुड्स, प्रिंसिपल ने थर्ड पार्टी को परचेस ऑर्डर दे दिया और अपने जेब से 10% एडवांस दे दिया। ऐसे केस में क्या एजेंट अब लायबल हो चुका है? यस, क्योंकि उसने ऑर्डर भी दे दिया है और क्या कर लिया है, 10% अपने जेब से एडवांस भी दे दिया है। तो ऐसे केस में यहाँ पे पर्सनल लायबिलिटी आ चुकी है एजेंट की, तो एजेंट के पास एक अधिकार आ जाएगा, और वो अधिकार क्या होगा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट अगेंस्ट द प्रिंसिपल। जो गुड्स हैं उनको स्टॉप कर सकता है इन ट्रांजिट अगेंस्ट प्रिंसिपल। तो बच्चों, अभी तक हमारे आज के दो डिस्कशंस कंप्लीट हुए हैं। एक हमने देखा था ड्यूटीज ऑफ एजेंट, उसके अंदर हमने पास्ट एग्जामिनेशन आस्किंग भी देखी, राइट, कुछ पॉइंट्स पे आस्किंग थी। देन हमने अभी पढ़ा राइट्स ऑफ एजेंट, कि एजेंट जो है उसके क्या क्या अधिकार हैं। उसके बाद जो हमारा अगला डिस्कशन है उस पे बहुत ज़्यादा आस्किंग नहीं है, इनफैक्ट मैं कहूँ तो अभी तक आस्किंग ही नहीं हुई है किसी क्वेश्चन की, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ प्रिंसिपल। जैसे हमने ड्यूटीज एंड राइट्स एजेंट की पढ़ी, वैसे ही ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ प्रिंसिपल। अगर आप ये पॉइंट्स देखेंगे तो जो ड्यूटीज हैं प्रिंसिपल की वो तो एजेंट के राइट्स में कवर हो गई हैं, और जो राइट्स हैं प्रिंसिपल के वो सारे के सारे एजेंट की ड्यूटीज में कवर हो जाते हैं, राइट। शायद इस कारण भी बहुत सारे ऑथर्स ने ये टॉपिक अपने बुक में कवर ही नहीं किया है। देख लेते हैं जल्दी से क्या है। पहली बात, ड्यूटीज में सबसे पहला पॉइंट आता है टू इंडेमनीफाई द एजेंट अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल लॉफुल एक्ट्स। तो एजेंट जो भी कार्य करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, उसके लिए उसे इंडेमनीफाई कौन करेगा, प्रिंसिपल, ये उसकी ड्यूटी है, राइट। सेकंड वन, to indemnify agent against the consequences of acts done in good faith। तो एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल जो भी ट्रांजेक्शन करेगा गुड फेथ में करेगा, और अगर
उसे कोई इंजरी हो जाती है तो उसके लिए भी प्रिंसिपल लायबल रहेगा, राइट। और ऐसे ही सेम अगला पॉइंट कवर है कि प्रिंसिपल के नेग्लेक्ट की वजह से एजेंट को यदि कोई इंजरी हुई, जैसे मैंने अभी ऊपर एक एग्जांपल दिया था कि हजार्डस केमिकल था, कुछ इंस्ट्रक्शंस देने थे प्रिंसिपल को वो, लेकिन एजेंट को नहीं दे पाया और उसकी वजह से एजेंट को इंजरी हो गई, राइट। तो ये देखा जाए तो सारे के सारे जो एजेंट के राइट्स थे वो ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल में आ जाते हैं। अगला आता है राइट्स ऑफ प्रिंसिपल। पहला, टू रिकवर द डैमेजेस, राइट। तो एजेंट यदि अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते समय प्रिंसिपल की डायरेक्शंस फॉलो न करे और उसकी वजह से प्रिंसिपल को कोई डैमेज हो गया, राइट, तो प्रिंसिपल राइटफुल है कि वो डैमेजेस एजेंट से रिकवर कर सकता है। दूसरा, अगर एजेंट ने कोई सीक्रेट प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, मैंने अभी आपको पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन बताया था इंस्टीट्यूट का, राइट, और दो क्वेश्चन सेम नेचर के थे, आपने देखा था 2005 और 2016 मई और नवंबर रिस्पेक्टिवली ये क्वेश्चंस आए थे, और वहां पे एक प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए एजेंट को अपॉइंट किया गया था जिसमें एजेंट ने सीक्रेट प्रॉफिट्स अर्न किए थे और वो 6 लाख रुपए का सीक्रेट प्रॉफिट रीइंबर्स करना पड़ गया था एजेंट को, राइट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल राइटफुल है कि जितने भी सीक्रेट प्रॉफिट्स है उसे वो रिकवर कर सकता है फ्रॉम एजेंट। आगे, टू रेजिस्ट एजेंट्स क्लेम फॉर इंडेमनीफाई अगेंस्ट द लायबिलिटी इनकर। प्रिंसिपल जो है वो राइटफुल है कि वो डिनाई कर सकता है, मना कर सकता है एजेंट को कि वो इंडेमनीफाई नहीं करेगा फॉर लायबिलिटी, राइट। सो वेयर द प्रिंसिपल कैन शो दैट एजेंट हैज एक्टेड एज प्रिंसिपल हिमसेल्फ, यदि प्रिंसिपल ये प्रूव कर ले कि एजेंट जो है वो खुद ही प्रिंसिपल बन के उससे ट्रांजेक्शन कर रहा है, ना कि मियरली एजेंट की कैपेसिटी में, तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया था कि वो रेम्यूनरेशन के लिए भी डिनाई कर सकता है, इंडेमनिफिकेशन के लिए भी डिनाई कर सकता है, राइट। तो ये पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर थे एजेंट्स की ड्यूटीज एंड राइट्स के अंदर। नाउ हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। हमने अभी डिस्कस किया था ऊपर ड्यूटीज ऑफ एजेंट में, अ डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। तो ये एक जनरल रूल है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जब प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया तो उसने एजेंट की स्किल, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, इन पे रिलाय करके एजेंट को अपॉइंट किया, लेकिन वही कार्यभार अगर एजेंट किसी और को सौंप दे तो मैंने बताया था डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। नाउ ये जब ड्यूटीज में पॉइंट आया था तब मैंने आपको बताया था कि हमारा आगे डिस्कशन आने वाला है, यानी कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ए सब एजेंट। एजेंट का भी एजेंट, जब एजेंट फर्दर किसी व्यक्ति को एजेंट अपॉइंट करे तो दैट इज कॉल्ड ए सब एजेंट, राइट। सो व्हाट इज केस, अ सब एजेंट इज अ पर्सन। सब एजेंट एक ऐसा पर्सन है हु इज एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ एजेंट। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपॉइंट एजेंट ने किया है और वो एजेंट की डायरेक्शंस के हिसाब से और उसके कंट्रोल में ही वर्क करेगा, राइट। दिस मींस ही इज एजेंट ऑफ ओरिजिनल एजेंट। सब एजेंट क्या है? एजेंट ऑफ ओरिजिनल एजेंट। एजेंट का भी एजेंट सब एजेंट होता है, राइट। The relation of sub-agent to the original agent is as between themselves that of agent and principal। जो एजेंट है और उसका सब एजेंट है उनके बीच में जो रिलेशन है वो प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन रहते हैं। इज इट राइट? तो क्या मामला है इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं और समझते हैं यहां चल के कि डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी जो है उसमें जो कॉन्सेप्ट है सब एजेंट, इसमें सबसे पहला डिस्कशन आप देखें, पहला डिस्कशन है कॉन्सेप्ट। तो प्रिंसिपल किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन को करने के लिए एजेंट को अपॉइंट करता है, लेकिन एजेंट जो है वो फर्दर एक सब एजेंट अपॉइंट करता है, यानी उसका खुद का एजेंट, टू अंडरटेक एनी फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द एजेंट, राइट। तो अब मामला ये आता है कि इन जनरल
कॉन्सेप्ट ये है कि अ डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, और अगर एजेंट अपना सब एजेंट अपॉइंट करता है तो इट इज नॉट अलाउड। लेकिन लॉ में कुछ ऐसे केसेस दे रखे हैं जहां सब एजेंट का अपॉइंटमेंट वैलिड रहेगा, राइट। तो केसेस हैं जब सब एजेंट को एजेंट ने अपॉइंट कर दिया तो वो वैलिड अपॉइंटी है, राइट। कौन से ऐसे केसेस हैं, आप ये लिस्ट देखें जब सब एजेंट का अपॉइंटमेंट वैलिड होगा। आप ये कॉपी में लिख लेंगे सारे पॉइंट्स। पहला पॉइंट, जब कस्टम ऑफ ट्रेड ही ऐसा है, व्हेन देयर इज अ कस्टम ऑफ ट्रेड टू अपॉइंट सम सब एजेंट, राइट। ऐसा होता है इन जनरल, आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट में देखते हैं कि जो व्यक्ति आपके लिए घर बना रहा है वही व्यक्ति दूसरे पर्सन को पीओपी करने के लिए बुलाता है। रीजन, कस्टम ही ऐसा है, राइट। नेचर ऑफ वर्क, कई बार ऐसा होता है कि फर्दर प्रोसेसिंग किसी और से करवानी पड़ती है, जैसे घर में टाइल्स लगाने के लिए अलग कारीगर आते हैं, तो नेचर ऑफ वर्क ही ऐसा है जहां स्पेशलाइज्ड स्किल रिक्वायर्ड है, राइट। तो नेचर ऑफ वर्क। अगला पॉइंट, कब सब एजेंसी वैलिड होगी, जब प्रिंसिपल इस बात से अवगत हो कि एजेंट का इंटेंशन है कि वो सब एजेंट को अपॉइंट करे और प्रिंसिपल जो है वो डिनाई नहीं करता है। तो सी पॉइंट क्या है, व्हेन प्रिंसिपल इज अवेयर। आगे, व्हेन देयर इज एनी अनफोर्सीन कंटिंजेंसी, राइट। लेट अस सपोज एजेंट का एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी ऐसा केस है जो अनफोर्सीन कंटिंजेंसी से, उन सर्कमस्टांसेस में सब एजेंट को अपॉइंट किया गया तो वैलिड होगा। आगे, when the task to be performed is purely ministerial job, यानी वो एक ऐसी जॉब है जो सिर्फ मिनिस्ट्रियल नेचर की है, ना तो उसमें कॉन्फिडेंस चाहिए, ना कोई स्पेशलाइज्ड स्किल, केयर, डिलीजेंस चाहिए, राइट। तो ऐसे केस में भी प्योर मिनिस्ट्रियल एक्ट्स के लिए सब एजेंट का अपॉइंटमेंट वैलिड होगा। आगे, व्हेन द अपॉइंटमेंट इज इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ बोथ दी पार्टीज। ये बोथ दी पार्टीज कौन है, प्रिंसिपल और एजेंट, राइट। और प्रिंसिपल और एजेंट उनकी दोनों की कंडक्ट से ये क्लियर है कि कोई ना कोई सब एजेंट अपॉइंट किया जाएगा, राइट। तो ऐसे केस में भी सब एजेंट का अपॉइंटमेंट वैलिड होगा। ऐसे ही आप देखें, व्हेन प्रिंसिपल परमिट्स, जब प्रिंसिपल जो है वो परमिट कर दे एजेंट को कि वो सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, राइट। तो आप देखें बच्चों, मैंने आपको बताया इन जनरल डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, तो सब एजेंसी इज नॉट वैलिड। हमने कंसेप्ट देखा, कंसेप्ट के बाद हमारा जो डिस्कशन था वो ये था कि किन किन केस में सब एजेंसी को वैलिड माना जाएगा, उसके अलावा किसी भी और केस में सब एजेंसी वैलिड नहीं होगी, राइट। तो आपने कुछ केसेस देखे जहां सब एजेंट को अपॉइंट किया जाना वैलिड हो सकता है, राइट। अब आप देखें रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल, एजेंट एंड सब एजेंट, हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि एजेंट, प्रिंसिपल और सब एजेंट के बीच में क्या रिलेशन है। मैं आपको बता दूं ये पूरा डिस्कशन जो है ये डिपेंडेंट है इस बात पे कि क्या सब एजेंट को जो अपॉइंट किया गया है उसका अपॉइंटमेंट वैलिड था या फिर उसका अपॉइंटमेंट इनवैलिड था। इज इट राइट? तो जब एजेंट का अपॉइंटमेंट वैलिड हो, राइट, और जब सब एजेंट का अपॉइंटमेंट वैलिड ना हो तो क्या, तो आप देखें व्हेन सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड देन व्हाट, एंड व्हेन सब एजेंट इज नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड। मैं रिपीट कर देता हूं, इन जनरल सब एजेंट का अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं होगा, लेकिन जो जो सरकमस्टांसेस यहां पे दे रखे थे ए से लेके जी के बीच में, इन इन केसेस में सब एजेंट का अपॉइंटमेंट वैलिड हो जाएगा, राइट। तो क्या पॉइंट्स हैं आप देखें, प्रिंसिपल इज बाउंड टू थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट, राइट। जो प्रिंसिपल है वो बाउंड होगा टूवर्ड्स थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट, क्योंकि यहां पे अपॉइंटमेंट वैलिड है। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पी यानी प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट, एंड सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू एजेंट फॉर हिज एक्ट्स। हाउ इंपॉर्टेंट, आप देखें यदि ये अपॉइंटमेंट वैलिड होता है तो आप अगर यहां चलें तो सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर हिज एक्ट टू एजेंट,
सब एजेंट जो है उसने सारे कार्य किसके लिए किए, एजेंट के लिए, तो उन कार्यों के लिए एजेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा किसके प्रति, प्रिंसिपल। और क्योंकि अपॉइंटमेंट वैलिड है तो प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा फॉर थर्ड पार्टी, टूवर्ड्स थर्ड पार्टी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, प्रिंसिपल की। तो सिंपल सी बात है, हर कोई व्यक्ति एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, राइट। तो मैं रिपीट कर देता हूं, सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल है टूवर्ड्स एजेंट फॉर हिज टास्क, राइट। और सब एजेंट के टास्क के लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा टूवर्ड्स प्रिंसिपल क्योंकि अपॉइंटमेंट वैलिड है, और सब एजेंट के टास्क के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, राइट। आप देखें ये सारे पॉइंट्स एज इट इज दे रखे हैं। प्रिंसिपल बाउंड होगा टू थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट, एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा टू प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा टू एजेंट फॉर हिज एक्ट्स, एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा टुवर्ड्स प्रिंसिपल। सब एजेंट तो एजेंट है एजेंट का, सब एजेंट जो है वो एजेंट है एजेंट का, वो प्रिंसिपल का एजेंट नहीं है, तो इसके लिए वो टुवर्ड्स प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन अगर उसने फ्रॉड किया, रॉन्गफुल एक्ट्स किए, तो ऐसे केस में वो रिस्पॉन्सिबल होगा टुवर्ड्स प्रिंसिपल, राइट। तो बच्चों ये रिलेशन था पर्टिकुलरली प्रिंसिपल, सब एजेंट, थर्ड पार्टी एंड एजेंट के बीच में। और ये सारे एबीसीडी पॉइंट्स कब थे, जब सब एजेंट का अपॉइंटमेंट वैलिड था। नाउ अगर सब एजेंट का अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं हो तो इन्हीं चार सर्कमस्टांसेस में क्या क्या होगा आप देखें। यहां हो रहा था प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के प्रति बाउंड हो रहा था फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल बाउंड नहीं होगा टुवर्ड्स थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। ए जो है एजेंट वो रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल के प्रति फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। लेकिन आप थोड़ा सा केयरफुली देखें प्लीज, यहां ऊपर ए पॉइंट में प्रिंसिपल बाउंड नहीं हो रहा था टू थर्ड पार्टी, लेकिन आप देखें एजेंट बाउंड हो रहा है थर्ड पार्टी के प्रति भी और प्रिंसिपल के प्रति भी फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट, राइट। तो सब एजेंट के एक्ट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, एजेंट रिस्पॉन्सिबल हुआ किस किस के प्रति, टुवर्ड्स प्रिंसिपल भी एंड टुवर्ड्स थर्ड पार्टी भी। सी पॉइंट तो सेम है, सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स ए यानी एजेंट, राइट। तो यहां पे मैंने लिख दिया है सेम, सी पॉइंट सेम रहेगा, सब एजेंट जो है वो हमेशा टुवर्ड्स एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा ही। And what is important is sub agent in any case is not responsible to principal। सब एजेंट कभी भी वहां जब प्रॉपरली अपॉइंटमेंट हो रहा था तो फ्रॉड के केस में सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे चाहे फ्रॉड हो चाहे अदरवाइज सब एजेंट कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा टुवर्ड्स प्रिंसिपल। तो बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था और उम्मीद है आप इसको अच्छे से कॉपी में लिख लेंगे, और डिस्कशन था सब एजेंट। नाउ टॉपिक क्या चल रहा था, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो मैं आपको बता दूं सब एजेंट हमने पढ़ा, हमने देखा सामान्यतः सब एजेंट अलाउड नहीं है, अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां सब एजेंट का अपॉइंटमेंट वैलिड होता है, और यदि उन केसेस में जब अपॉइंटमेंट वैलिड था तो प्रिंसिपल एजेंट और सब एजेंट के बीच में क्या रिलेशन, राइट वो हमने देखा, कौन किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेगा। फिर हमने ये देखा कि अगर अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं हुआ है, नॉट अलाउड, तो फिर कौन किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेगा, एंड दैट डिस्कशन वाज कॉल्ड एज रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एजेंट एंड सब एजेंट। इज इट राइट? नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट डिस्कशन इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, को एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट, राइट। तो बेसिकली देखा जाए तो सब्सटीट्यूटेड एजेंट यानी ऐसा व्यक्ति जो खुद ही प्रिंसिपल का एजेंट है। तो यदि एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को बोले कुछ कार्य करने के लिए, लेकिन एजेंट वो कार्य न करते हुए प्रिंसिपल से बोले कि ये पर्सन सुटेबल है, इसे आप अपना एजेंट अपॉइंट करें, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज को एजेंट, यानी उसी प्रिंसिपल के दो एजेंट हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज सब्सटीट्यूटेड एजेंट, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहां में कहीं पे, राइट देखिए यहाँ पे, लेट अस सपोज एक पर्सन है पी, राइट, दैट इज प्रिंसिपल, और इन जनरल उसका लीगल एडवाइजर जो है, जो उसके लॉ से संबंधित सारे कार्य करता है, राइट। तो लीगल एडवाइजर्स जो हैं वो एजेंट की कैपेसिटी में अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट भी करते हैं, है ना।
अब ऐसे केस में जो प्रिंसिपल है उसकी कोई प्रॉपर्टी है और वो चाहता है कि लीगल एडवाइजर किसी प्रॉपर्टी को बेचे ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, राइट। तो ऐसे केस में ये जो प्रॉपर्टी है वो बेचना लीगल एडवाइजर का तो काम है नहीं, तो लीगल एडवाइजर ने एक प्रॉपर्टी ब्रोकर को अपॉइंट किया, राइट, और इस ब्रोकर को इंट्रोड्यूस करवाया टू पी, प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस करवाया, बोला मेरा तो काम लीगल एडवाइजरी बिजनेस है, ना कि किसी प्रॉपर्टी की ब्रोकरशिप, राइट। तो दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी, बट आई एम नोइंग मिस्टर बी हु इज एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। तो आप इसे ये कार्यभार सौंपिए और ऐसे केस में प्रिंसिपल ने इस ब्रोकर को अपॉइंट किया फॉर द सेल ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो ऐसे केस में आप देखें, लीगल मैटर्स के लिए एजेंट कौन है? लीगल एडवाइजर। और प्रॉपर्टी के लिए एजेंट कौन है? दिस मिस्टर बी। तो यहाँ प्रिंसिपल के दो एजेंट हो गए एंड दिस टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड एज व्हाट? को एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, राइट। So, if an agent has express authority to name another person to act for the principal in the business of agency, and he has named another person, जैसे हमारे एग्जाम्पल में लीगल एडवाइजर ने किसका नाम दिया था? प्रॉपर्टी ब्रोकर का, राइट। इन द सर्कमस्टांसेस सच नेम्ड पर्सन इज नॉट सब एजेंट। यहाँ पे प्रॉपर्टी ब्रोकर सब एजेंट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो एजेंट का एजेंट नहीं है, वो तो एजेंट ही किसका है? एजेंट ऑफ प्रिंसिपल। तभी टर्मिनोलॉजी क्या आई? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट और को एजेंट। और ऐसे केस में जो को एजेंट है वो टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक नॉर्मल एजेंट की तरह रिस्पॉन्सिबल होता है, लायबल होता है, उसकी वही फंक्शंस, वही ड्यूटीज और वही राइट्स रहेंगे जो एजेंट के हमने ऊपर पढ़े थे। इज इट राइट? तो दोस्तों, ये जो वीडियो था आज का, इसी टॉपिक पे हम समाप्त करते हैं, राइट। हमारा अगला डिस्कशन जो होगा उसमें मैं इस लॉ ऑफ एजेंसी को कंप्लीट करूंगा, लेकिन तब तक आप यहाँ तक का डिस्कशन सारा अच्छे से पढ़ लें, राइट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पूरा मेरे दोनों वीडियोस देख लें, कॉपीज में लिख लें, एग्जाम्पल्स लिख लें, आप पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस मैंने आपको बताए वो भी लिख लें, पढ़ लें इनको। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल उसे ज़रूर पढ़ें। लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, हार्श है, बट स्टिल 2 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगी, राइट। कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कंटिन्यू रखिए। मेरे अगले वीडियो में मैं इस एजेंसी टॉपिक को ख़त्म करूंगा और वहाँ हमारा सीए इंटरमीडिएट में कॉन्ट्रैक्ट जो है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो कंप्लीट हो जाएगा। इज इट राइट? चलिए, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू।